ऐसे गांव की है जहां दबंगों द्वारा गरीब व असहाय लोगों का शोषण होता है। आए दिन किसी की ज़मीन, किसी का घर कब्जा करना, यहाँ तक कि गांव की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है भाग के? तो नमस्कार, आपका स्वागत अपने चैनल यूथ विन इंडिया में। और आज जो खास इंटरव्यू होगा वह होगा दिवाकर विश्वकर्मा जी का, जो कि हिंदी फिल्मों के साथ में भोजपुरी फिल्मों के भी सुपरस्टार माने जाते हैं। तो आज आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी कि उनकी आने वाली कौन सी फिल्में हैं और उनको क्या क्या चीज़ पसंद है। तो आइए मिलते हैं और ख़ास मुलाकात करते हैं दिवाकर विश्वकर्मा जी से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूथ विन इंडिया। और हमेशा की तरह आज फिर हम आपके इस खास जो मेहमान एक हमारे साथ में आए हुए हैं वो हैं फिल्मी कलाकार, इंडियन फिल्मी कलाकार। और उनसे ये हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह फिल्म अभिनेता के तौर पर क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में, और कैसे उनको क्या क्या उनकी चीज़ें पसंद है और क्या चीज़ें नहीं पसंद है उनको समाज को लेकर। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। मेरा नाम दिवाकर विश्वकर्मा है जी। और मैं कलाकार हूँ जी। और मेरी फिल्में हैं हिंदी एंड भोजपुरी दोनों टाइप फिल्में मैं बनाता हूँ मैं। जी। और अगर फिल्में आपने देखा होगा, फिल्में जो भी मार्केट में काफ़ी अच्छी मार्केट किया फिल्में। अच्छा सर, आपका लखनऊ आना मतलब कोई एक विशेष काम से कोई आए हैं या कोई फिल्म की शूटिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ? नहीं, फ़िलहाल आज जो मैं लखनऊ आया हूँ मैं 17 सितंबर को जी। इस पे विश्वकर्मा पूजा का एक प्रोग्राम किया गया था जी, जो माननीय रामाशा जी ने किया था इसको जी। तो उनके प्रोग्राम में मैं आया था और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा जी। और जिस हिसाब से वो एक्टिव है समाज के लिए, जी जी। बहुत अच्छा मैसेज जा रहा हो उसका। मतलब आपका जो आने का पर्पस था वो विश्वकर्मा के जो पूजन का दिन है उस दिन ये राम आश्रय जी के कहने पे ही जी जी। नहीं, राम आश्रय जी मुझे बुलाया जी, हम वहाँ आए जी। और मेन चीज़ देखो, समाज का प्रोग्राम है, चाहे वो कोई भी करे, किसी भी पार्टी बंदा हो, चाहे सपा का हो भाजपा का हो। मैं यही कहता हूँ मैं कि मैं सिर्फ समाज के लिए ही वहाँ जाता हूँ मैं जी। मेरा किसी पार्टी से कोई लेन देना नहीं है जी। अच्छा सर, ये आपको फिल्मों में जो मतलब जो आप फिल्में जो बनाते हैं जो, तो उसके लिए प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखो, फिल्म में आने का जो मेरा जो उद्देश्य था, पता नहीं, मैं आप बता रहा हूँ, बचपन से ही जब मैं था क्लास 3 या 4 में जी, तब से मुझे इच्छा था कि मैं एक कलाकार बनूँ या एक एक्टर बनूँ जी। बाकी जो इच्छा थी सर भगवान ने सुन लिया और आज वो पूरा किया। बिल्कुल। तो सर, आपकी जो अभी तक जितनी फिल्में आपने करी हैं उसमें सबसे अच्छा रोल जो आपके यादगार के लिए था, तो कोई एक रोल आप बताएंगे उसमें? मेरा भी एक लेटेस्ट फिल्म जो लॉन्च हुआ था, लास्ट मूवी, वो था विश्वकर्मा राज। विश्वकर्मा राज, हाँ, जी। बहुत ही अच्छी मूवी रही और मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी में काम करके जी। और एक एक्शन मूवी रहा। एक्शन मूवी जी। तो आपके साथ में मतलब बहुत सी ऐसी अभिनेत्री होंगी जिन्होंने काम किया है, तो मतलब अभी तक के आपने जितनी फिल्में करी हैं उसमें सबसे अच्छा काम किसके साथ करने में लगा आपको? देखो, जितने भी मेरे साथ जितने भी एज ए अभिनेत्री काम की हुए हैं सबका काम अच्छा रहा जी, किसी काम खराब नहीं रहा। बट रिसेंटली जो है मिस आरती बानी जी हैं जो विश्वकर्मा सरकार में काम किया है, विश्वकर्मा राज में काम किया है मेरे साथ। और एक मेरी अपकमिंग मूवी है नाइट हाउस जी, एक हॉरर मूवी है जी, उसमें भी वही है। तो मतलब आई थिंक कहूँगा कि जो सबसे अच्छा काम करने जो एक अहम जो अच्छा लगा वो आरती जी हैं। बाकी सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, नो डाउट। बिल्कुल। तो सर, कहते हैं कि जैसे कोई मूवी बनती है तो वो समाज को एक प्रेरणा दे के जाती है, तो आपको
क्या मेथड से मतलब देखा जाए तो आप समाज को एक फिल्म के माध्यम से क्या देना चाहते हैं प्रेरणा? देखो, समाज को अपने फिल्म के माध्यम से मैं ये देना चाहता हूँ कि देखो, फिल्मों में जो में दिखाते हैं हम लोग, वो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि समाज में भाईचारा बनी रहे जी। और ये जातिवाद का कोई वो ना हो। जी बिल्कुल। इस धरती पर जातिवाद हम लोगों ने बनाया है, ऊपर से इंसान आया है जी। तो आज ये जो जातिवाद जो पैदा हो चुका है वो ख़त्म हो जाए, भाईचारा बनी रहे और सब लोग मिलजुल कर रहें। बिल्कुल सर जी। तो सर जैसे आपने कहा कि आपको बचपन से ही फिल्मों में जाने का बहुत शौक था, तो मतलब फिल्मों में जाने का शौक तो था, लेकिन हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना यहाँ पर चाहेंगे। ओके बोलो। हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आपको क्या चीज़ मतलब खाना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, किस जगह पे घूमने का आपको ज़्यादा आनंद आता है, ऐसा कुछ? देखो, खाने का खैर पसंद कोई खास नहीं, बट जो भी होता है हम खा लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। देखो, खास करके जो को कुछ ऐसे खाना होते हैं जो एक मेरी मम्मी के हाथ से खाना बनता था। मैं बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी के ज़िला जौनपुर से, और एक वहाँ का एक खाना है, क्या बोलते हैं वो, एक दाल आता है जी, उसके क्या बोलते हैं, नहीं वो उड़दी बोलते हैं, उड़द। उस दाल को पीस के, मतलब भिगो के पीस के उसकी पकौड़ी बनती है। अच्छा। उसकी सब्जी बनती है, मुझे बहुत अच्छा लगता खाने में। अदौरी की बोलते हैं। हाँ अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो घूमने का देखो तो कोई खास वजह रहा नहीं घूमने के, हम तो घूमते ही रहते हैं शूटिंग पे। हाँ बिल्कुल सर। बाकी घूमने का सही देखा जाए तो जो मेरा सही मायने लगा, ये जो लखनऊ धरती है जी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल सर जी। सर जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में बहुत सी फिल्मों की मतलब की इंडस्ट्रीज अलग अलग बनी हुई हैं, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई, बॉलीवुड अलग हो गई, तमिल अलग हो गई, ऐसे बहुत सी साउथ में बटी हुई हैं। तो उसमें से आपको किस इंडस्ट्रीज की ज़्यादातर फिल्में देखने का शौक है जो आप बचपन से देख रहे हैं? देखो, बचपन से तो खैर हमने हिंदी मूवी देखी है जी, लेकिन आज देखा जाए तो मुझे सबसे अच्छी जो मूवी लगती है वो लगती है भोजपुरी मूवी। क्योंकि भोजपुरी मूवी क्या है, अपने क्षेत्रीय भाषा की मूवी होती है जी, और अच्छी लगती है मूवी देखने में जी। तो सर अपने समाज के जो लोग हैं आपके, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं कुछ फिल्मी डायलॉग के माध्यम से? समाज के कौन सा समाज, सर्व समाज या कौन समाज? सर्व समाज। देखिए, सर्व समाज से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहें अपना आपसी भाईचारा बना कर रखें, कोई मतभेद न रखें, ठीक है। बाकी देखो, फिल्मों में जो दिखता है, जो हम दिखाते हैं, उसमें कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव रोल होते हैं जी, वो एक काल्पनिक होती है, ऐसे मनोरंजन होता है। उस पर कभी आपकी चुनावी भागीदारी भी रहेगी कि क्या भविष्य में आप कभी इलेक्शन लड़ें या किसी राजनीतिक दल से? देखो, अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है चुनाव का, बट देखेंगे आगे, कभी का मौका लगा तो जरूर सोचेंगे इस पर जी। हाँ बिल्कुल। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे, मेरा नाम कालूराम जी लोहार विश्वकर्मा है जी सर। मैं मूल राजस्थान में जालोर ज़िले से हूँ। वर्तमान में मेरी कर्म भूमि अहमदाबाद है। मेरे जन्म जात में 18 साल से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं कांग्रेस का पदाधिकारी सरदार बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उनके साथ में मैंने काफ़ी काम किया है। और फिर उसके बाद में मैं गुजरात में जो प्रवासी लोग बस रहे हैं उनकी मैं आवाज़ उठाता हूँ, हॉस्पिटलों की सेवा देता हूँ। जो रोजी रोटी के लिए रोड पे और बिजनेस करते हैं प्रवासी लोग, उनके लिए मैं रोजी रोटी के लिए, कोई पुलिस वाले हैं, कोई म्यूनसिपलिटी वाले हैं, वो लोग तंग करते हैं तो उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। और अभी गुजरात में 70 लाख जो गुजरात से स्टेट के बाहर के लोग हैं, उनको 1978 के पहले के लोगों को पिछड़ी जाति और ईबीसी का सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद में जितने भी लोग वहाँ रोजी रोटी के लिए, मजदूरी करने के लिए स्थायी हो गए, जिनका अस्तित्व उनके प्रदेश में भी ख़त्म हो गया है, तो उनके बच्चों के शिक्षा और रोजी रोटी के लिए जो पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र मिलता है वो नहीं मिलता। उसकी मैं लड़ाई नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल और वर्तमान मुख्यमंत्रियों से लड़ता हूँ। टेबल पे फाइल है। सर गुजरात से यहाँ पर क्या कोई और भी मेहमान आए लखनऊ में कार्यक्रम में? मैं लखनऊ में हर साल आता हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के माननीय श्री राम आश्री विश्वकर्मा। मैं उनके साथ में पूरे देशों में घूम फिर के जो वंश परंपरागत कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, जो लोहार है, सुथार है, कंसारा है, कुम्हार है, कड़िया है,
जो वंश परंपरागत कारीगर है उनकी पूरे देश में मैं भी 26 राज्य घुमाऊँ और 16 से 17 राज्य में हमारा संगठन है। हर सरकारों के सामने, हर पार्टियों के सामने अपनी बात रखते हैं कि इस देश की आज़ादी से पहले मुग़ल बादशाहों के टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में और देश के आज़ाद से पहले किसान और कारीगर इस देश में विकास की कड़ी रीढ़ की हड्डी थी। किसानों को ज़मीन मिल गई 1900 इंदिरा गांधी ने, जिसका हड़ उसकी खेती, तो किसान तो हो गए भूमिहार और अपने रह गए हाथ के कारीगर थे। वो भूमिहार लोग अपने को कमा के देते थे, तो अपने लोगों ने भूमि में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया। और उसके बाद में 1972 में जब इंदिरा गांधी थी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण होने के बाद में भूमि के ऊपर उनको लोन मिलने लग गई और अपने लोग हाथ के कारीगर रह गए। उसके बाद मशीनरी युग आ गया। 1992 में उदारीकरण नीति आ गई, तो इस देश में पूंजीपति जो पैसे वाले थे वो मशीनरी युग में घुस गए और अपने हाथ हुनर वाले शिक्षा आसक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में थे, वो आगे डेवलपमेंट नहीं हो सके। तो आज इस देश में 18 से 20 करोड़ की जनसंख्या है। आज उनकी स्थिति खराब है। सुबह से शाम टीवी देखते हैं तो किसानों की बात होती, सब किसानों के लिए कानून बनते हैं। उद्योगपतियों की चर्चा होती है सुबह उठते, अडानी आडानी की, फिर दलितों की होती है, आदिवासियों की होती है, अल्पसंख्यकों की होती है। जब नरेंद्र मोदी का 2014 का घोषणा पत्र बना था उसमें मैं खुद बैठा था, मेरा खुद का ड्राफ्टिंग का। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी का 2012 में हम लोगों ने आर्टिजन सेल खड़ा किया था, प्रकोष्ठ, उसमें मैं भी पदाधिकारी था। फिर पूरे देश से बुद्धिजीवी लोगों को ला के बीजेपी के सामने, शीर्ष नेताओं के सामने अपनी बात रखी थी। 2014 का जो घोषणा पत्र था नरेंद्र मोदी का, सबका साथ सबका विकास, उसमें अपने समाज के नाम उच्चारण के साथ में उत्थान के लिए योजना बनाने की बात की थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, कौशल विकास के नाम से मंत्रालय बन गया, उसका ड्राफ्टिंग 30 से 35% मेरा है। लेकिन सरकार आने के बाद में नज़मा हेपतुल्ला कांग्रेस से बीजेपी में आ गई, उसको राज्यसभा की मेंबर बना के नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन गई। जो हाथ हुनर और कारीगर समाज का जो हम लोगों ने ड्राफ्टिंग बनाया था विकास का, उसने दस्तकारों के नाम से मुसलमानों में लागू कर दिया। हजारों करोड़ों रुपया उनके कारीगर दस्तकार लोगों को, हजारों करोड़ों रुपये का उत्थान के लिए सरकार से व्यवस्था करके उस समाज को ऊपर उठाया। मैंने फिर बीजेपी छोड़ दी। अभी पूरे हिंदुस्तान में 26 राज्य में घुमा हूँ। धरातल पे शिल्पकारों की आवाज़ में हर सरकार, हर पार्टियों के सामने उठाता हूँ। और सबसे पहला मेरा कि इस देश में इस कारीगर समाज के लिए न कोई आयोग है, न कोई मंत्रालय, न कोई बोर्ड और निगम है। और दूसरी समाजों के लिए हमारे गुजरात में अभी बजट इशू हुआ था, उसमें आदिवासी लोगों का वन बंधु कल्याण योजना के नाम से 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना अलग आती है, सामाजिक लेवल की अलग आती है। उसके अलावा इस बजट में इन लोगों ने प्रावधान रखा। दूसरा, जो मछुआरे लोग हैं हमारे वहाँ गुजरात में, जिनके 24 से 25 MLA बनते हैं, तो उनके लिए सरकार की दूसरी योजना लागू है मंत्रालय से संबंधित और सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन इस बजट में उन लोगों के लिए 50 लाख करोड़ रुपये का सागर खेड़ू के नाम से एक नया कल्याण बोर्ड खड़ा किया। पशुपालकों के लिए 7,500 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की। तो ये इस कारीगर समाज के साथ अन्याय क्यों हो रहा है सर? इसके साथ अनदेखी क्यों हो रही है? हम सरकार के सामने बात रख रहे हैं कि भाई ये हमारे भी बात रखो। नरेंद्र मोदी को हर 15 दिन पे मैं सुझाव भेजता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित आप कार्यक्रम में आज थे, तो गुजरात वालों को क्या मैसेज देंगे? मैं यहाँ मेरा आने का कारण था, अखिलेश जी से मिलना था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने अखिलेश से अलग बैठक करवाई, उनके सामने बात रखी कि साहब यदि आपकी सरकार आवे तो हमारे विश्वकर्मा शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन की आप घोषणा कीजिए, और आपकी सरकार आएगी तो हमारे लिए ये 500,000 करोड़ इसमें शुरुआत करो और हमारे बोर्ड का गठन करें। तो उन लोगों ने बात की और इस कार्यक्रम के अंदर विश्वकर्मा पूजा समारोह में श्री माननीय अखिलेश जी ने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी, हम आपके लिए विश्वकर्मा शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन करेंगे। ये हमको आश्वासन दिए समाज को। ये मेरी पहल थी और इसके लिए मैं उनसे आया था खास। धन्यवाद सर। अच्छा, ये अभी इस समय आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो एक अभिनेता के तौर पर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप आतंकवाद को किस रूप से देखते हैं? देखो, आतंकवाद तो खैर आतंकवाद होता है, कोई भी हो जी। और यहाँ तक मेरा मानना है कि आतंकवाद बहुत ही गलत काम है जी, क्योंकि किसी इंसान के ऊपर एक आत्मघाती हमला करना, किसी की माँ का बेटा छीनना, किसी की पति छीनना, किसी की भाई छीनना, तो मतलब बहुत ये गंदा काम है और मैं इसके खिलाफ हूँ। देश से आतंकवाद बिल्कुल हटना चाहिए।
तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है इसमें बीजेपी की, तो आप आतंकवाद से संबंधित मतलब इस गवर्नमेंट को कितना परसेंटेज देना चाहते हैं, कितनी ये लड़ाई लड़ रही है आतंकवाद के विरुद्ध? देखो ये सब बातें तो खैर सरकार की बातें होती हैं जी। बट यहाँ तो मेरा मानना है कि सरकार अपना काम कर रही है और जो काम सरकार का उसको करने दो। बाकी ठीक है, सरकार से थोड़ा बहुत उचित होता है, बाकी सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब आपके कहने के अनुसार आतंकवाद एक अपने आप में गलत पर्यायवाची है अपने आप में, जो देश के लिए बिल्कुल बहुत खतरनाक कीड़ा है आतंकवाद। इस कीड़ा को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो आप जो देश के जो नव युवा हमारे लोग हैं उनको क्या संदेश आतंकवादी के विरुद्ध में क्या देना चाहते हैं, कुछ देना चाहेंगे आप? देखो, आतंकवादी के विरुद्ध में जो जितनी हमारे समाज के नव युवक जो भाई हैं जी, मैं ये कहूँगा कि वो आतंकवादी चाहे कोई भी हो जी, आतंकवादी होता है जी, और अगर कोई इंसान अगर गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करे जी, ताकि वो गलत मार्ग पर न जाए। जी। जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान में मामला चल रहा था वो सुनाई दिया और टीवी में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कोई एरोप्लेन से ही लटके जा रहा, पता चला वो ऊपर से ही वहीं से गिर रहा है और ऑटोमेटिक अपने आप हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, लेडीजों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस्लामिक को लेके, तो उसके लिए भी कुछ आप कहेंगे? देखो, उसके लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मैटर है जी, उस पर देश अपना समझेगा, बट आतंकवादी के खिलाफ हो तो खिलाफ हो बस। ठीक सर, थैंक यू। आपसे बातचीत करने में अच्छा लगा जी। ये रहे कुछ अंश जो बातें जो सर से हम लोगों ने बात करी और इन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी आवाज़ को कड़ा किया है यहाँ पर। और आतंकवाद ही होता है, ना कि इसको प्रेम की निगाहों से देखा जाए। तो जी, उन आतंकवादियों के किसी से कोई संबंध नहीं होता है जी, न देश से होता है, न भाईचारे से होता है, न परिवार से होता है जी। उनको आतंकवादियों का किसी से प्रेम नहीं होता है। उन लोगों को नशे पत्तों के हिसाब से इसमें ढेल दिया जाता है। जी, बिल्कुल। तो धन्यवाद सर, और सरकार अपना काम कर रही है। जी, बिल्कुल धन्यवाद। तो ये रही कुछ खास बातें सर के साथ में। देखते रहिए चैनल यूथ विन इंडिया।